नमस्कार, वेलकम टू बालयुगी। ये हैं हमारा कक्षा अष्टमी के छात्राएं और इनका सदन अंगिरा। तो देखते हैं इन्होंने अपने साइंस प्रोजेक्ट में क्या बनाया है। ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम कक्षा अष्टमी की छात्राएं विज्ञान प्रदर्शनी में आपका स्वागत करते हैं। हमारा विषय है विद्युत धारा एवं उनके रासायनिक प्रभाव। विद्युत क्या चीज है? विद्युत एक ऐसा रासायनिक प्रक्रम है जिसके द्वारा मानव अपना आधुनिक जीवन संभव ही नहीं कर सकता। विद्युत के दो प्रकार होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। क्या मैं दो ऋणात्मकों को जोड़ने से आवेश उत्पन्न कर सकती हूँ? नहीं, आप दो ऋणात्मक और दो धनात्मक को जोड़कर आवेश उत्पन्न नहीं कर सकते। हम सदा एक ऋणात्मक और एक धनात्मक को जोड़कर आवेश उत्पन्न करते हैं। आपने सेल में भी देखा होगा, एक तरफ ऋणात्मक और दूसरी तरफ धनात्मक सेल होता है। आधुनिक भारत में ऊर्जा उत्पादित करने के कई स्रोत हैं। उनमें से एक स्रोत है पवन द्वारा ऊर्जा उत्पादित करना। पवन चक्की क्या हवा में तार जोड़कर विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है? हाँ, पवन में तार जोड़ के नहीं। इसका अर्थ है हरित ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा से। हरित ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर पवन चक्की द्वारा ऊर्जा उत्पादित किया जाता है। वैसे पवन चक्की का इतिहास क्या है? सबसे पहले चीन और फारसी के लोगों ने पवन चक्की की तैयारी की थी ताकि सिंचाई के लिए पानी पंप किया जा सके। इसकी शुरुआत चीनी और फारसी के लोगों ने किया था। तो भारत में इसका आगमन कैसे हुआ? भारत में इसकी शुरुआत 1990 के दशक से शुरू हुई एवं 1990 के दशक से कुछ सालों बाद भारत में इसका बहुत अत्यधिक विकास हो चुका था, जिससे भारत अभी 5वें स्थान पे ऊर्जा का उत्पादन करता है। इसके मुख्य केंद्र है महाराष्ट्र, गुजरात एवं तमिलनाडु। पर इसके लाभ क्या है? इसका लाभ यह है कि बहुत सारे ऊर्जा उत्पादित करने के स्रोत हैं और इससे पवन ऊर्जा द्वारा उत्पादित किया गया स्रोत यह बिल्कुल प्रदूषण रहित है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल उत्पन्न नहीं होती है तथा यह हरित ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इससे प्रदूषण भी बिल्कुल बहुत कम होता है और यह एक बहुत अच्छा स्रोत है। विद्युत अभी रुक जाओ मीरा जी। अब हम पवन चक्की द्वारा ऊर्जा उत्पादित करेंगे जो घर की लाइट्स जलाएंगी। पवन चक्की द्वारा हम तार को कनेक्ट करके घर के अंदर ले गए और घर में हम यहाँ पे ऊर्जा उत्पादित कर रहे हैं। हवादार जगहों में पवन चक्की का उपयोग बहुत अधिक होता है और इसको लगाने से ज्यादा खर्चे भी नहीं होते। स्टार्टिंग में जो इसके कॉस्ट होते हैं बस वही होता है। अब हम सुचालक एवं हीन चालक के बारे में बताएंगे। हीन चालक में हम कभी विद्युत उत्पन्न नहीं कर सकते क्योंकि इसमें केवल अभी हम धनात्मक का प्रयोग करें एवं यह परिपथ पूरा भी नहीं, इसलिए यह एक हीन चालक है। और सुचालक में हम धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों का प्रयोग करेंगे जिससे यह जलेगा एवं इसमें परिपथ पूर्ण भी है, इसलिए यह लाइट जलेगी, इसलिए यह सुचालक है। धन्यवाद। मुरेच्चलो भूरेच्चला स्वभावतो यथा विचित्र वस्तुता शक्त्याः अकृष्य शक्तिश्ची महीयता यत् खस्वं गुरु स्वाभिमुखं स्वशक्त्याः अकरिष्यते पततीव भाति भुवनकोशः गोलाध्यायः सिद्धान्तः शिरोमणि। Good afternoon to all of you. Today we are representing our model. Our topic is gravitation in space. आज हम देखेंगे अपने सौर परिवार में गुरुत्वाकर्षण। हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इससे पता चलता है कि सभी ग्रहों के बीच एक दूसरे में बल लगता है। ओम नमो नमः। पत्ते हृदयं कोशकस्य स्थूलं सूक्ष्मं च दृश्यते नवी प्राण यथा शक्तिं यथा कोशाणां कार्यं साक्षात्। जिस प्रकार पौधे हमें फल, फूल, लकड़ियाँ आदि प्रदान करते हैं, क्या आप सभी को पता है उन पौधों की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? आइए हम बताते हैं। उन पौधों की सबसे छोटी इकाई को हम पादप कोशिका कहते हैं। कोशिका पौधों की सबसे छोटी इकाई होती है। मिट्टी सेलुलोज से बनी होती है। यह पौधों को संरचना दृढ़ता प्रदान करती है। यह सेलुलोज एक ऐसा दृढ़ पदार्थ है जो कि पौधों को दृढ़ और सुदृढ़ बना के रखता है। गोल्जी उपकरण छिलने युक्त चपटी कोशिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है। संश्लेषित इसमें पैक करते हैं और इसमें
रूपांतरण, संचयन और बंद करते हैं। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। यत्र जायते विज्ञानं तत्र देवाः प्रतिष्ठिताः। अद्य वयं 9वी कक्षायाः छात्राः विज्ञान विषयस्य चर्चा करिष्यामः। तत्र वयं प्रमुखतः जंतुकोशिका इति विषये ज्ञास्यामः। यानी हमारे शरीर में कुल 37 ट्रिलियन सेल होते हैं और उन्हीं सभी सेल्स को हमारी 72,72,10,201 नाड़ियों द्वारा ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व पहुंचाए जाते हैं। चलिए आगे जानते हैं। क्या आप जानते हैं कोशिका की खोज किसने की? अस्तु अहम बोधयामि। कोशिका की खोज जीव वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। उन्होंने अपनी स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कार की पतली काटकर अवलोकन पर पाया कि उसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं जिनकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। उन्हीं छोटे छोटे प्रकोष्ठों को उन्होंने सेल का नाम दिया। सेल एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। और इन सेल के अंगकों के बारे में आपको हम और जानकारी देते हैं। आइए तो अब हम जानते हैं कोशिका के 3 मुख्य गुणों के बारे में। सबसे पहला प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली किसी भी मॉलिक्यूल पानी को सेल के अंदर आने जाने देता है। तथा हम केंद्रक जो होता है वह, क्या आप बता सकते हैं कि केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक में राइबोसोम्स होता है और राइबोसोम्स में एक आनुवांशिक गुणों की एक सूची होती है जो हम माता पिता के द्वारा अगले संतति में जाती है। और केंद्रक को कोशिका का हेडक्वार्टर कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका के सभी कार्यों में नियंत्रण करता है। तथा आगे हम कोशिका द्रव्य के बारे में जानते हैं। कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ होता है जिसके अंदर कोशिका के सारे अंगक होते हैं। आगे हम जानते हैं कोशिका के बारे में इशिका जी के द्वारा। आइए अब हम जानते हैं अंतर्द्रव्यी जालिका के बारे में। अंतर्द्रव्यी जालिका यह है, इसमें झिल्ली नलिकाओं तथा शीट का बना एक विशाल तंत्र होता है। ये वसा व प्रोटीन को संश्लेषित करने में मदद करता है। इसमें 2 प्रकार होते हैं, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका तथा खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका में ये वसा और लिपिड को बनाने में सहायता करता है तथा इसमें राइबोसोम्स अनुपस्थित होते हैं। खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका में वो प्रोटीन को संश्लेषित करने में सहायता करता है तथा इसमें राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। अब मैं बताने वाली हूँ गोल्जी उपकरण के बारे में। गोल्जी उपकरण कैमरो-गोल्जी के द्वारा खोज करने के बावजूद इसका नाम गोल्जी उपकरण पड़ा। गोल्जी उपकरण ये रहा। गोल्जी उपकरण कैमरो-गोल्जी के कारण इसका नाम गोल्जी उपकरण पड़ा। गोल्जी उपकरण ER से संश्लेषित पदार्थों को बंद करने का कार्य करता है तथा इसका कार्य बंद करना तथा कुटिका को संश्लेषित करना आदि होता है। और मैं अभी लाइसोसोम के बारे में बताने जा रही हूँ। लाइसोसोम कोशिका के अवशिष्ट निपटान यह तंत्र है तथा यह बाहरी पदार्थ एवं कोशिका के टूटे फूटे भागों को साफ करने का मदद करता है तथा यह कोशिका का आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। धन्यवाद। अब हम जान सर्वेषां नमो नमः। विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं तथा सुखम्। अर्थात विद्या से विनय आता है, विनय से पात्रता मिलती है एवं पात्रता से मनुष्य सफल होता है। यहाँ उपस्थित प्राचार्य जी, आचार्यगण एवं सभी छोटे बड़े भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम 9वीं कक्षा की छात्रा आदित्य सदन से न्यूटन के गति के नियम एवं गति के प्रकार के बारे में प्रस्तुत करना चाहते हैं। प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनियों ने गति के 3 नियमों का वर्णन किया है। ऋषि कणाद जी ने वैशेषिक सूत्र में वेग निमित्त को कर्मणो जायते नियतधिक क्रिया प्रबंध हेतु, अर्थात यदि किसी वस्तु पर हम बाह्य बल लगाते हैं और वह एक ही निश्चित दिशा में गति करती है तो यह द्वितीय नियम कहलाता है। इसी प्रकार तृतीय नियम जब हम कोई एक्शन करते हैं तो उसी फोर्स से रिएक्शन भी होता है। नमः। आज हम आपके सामने 7वीं कक्षा की
सदन की छात्राएं ये मानव श्वसन तंत्र के बारे में कुछ बताना चाहती हैं। विज्ञान दीपेन संसारम भयम निर्वर्तते। तो ये है हमारा मानव श्वसन तंत्र। तो आज मैं आपको बताऊंगी मानव श्वसन तंत्र में क्या क्या होता है। पहले जब हम श्वास लेते हैं तो सबसे पहले हम नासिका गुहा से श्वास लेते हुए मुख गुहा तक जाते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मुख गुहा बनाया है। फिर जब हमारे मुख गुहा से जब श्वास जाता है तो वो जाता है ग्रसनी में, और जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है श्वास नली। फिर हमारा जो वायु होता है वो श्वास नली तक जाता है। श्वास नली से होते हुए ये हमारे फेफड़ों तक जाता है। फेफड़ों से हमारा जो वायु होता है वो हमारे नसों तक जाता है और हमारा शरीर ब्लड सर्कुलेट करता है। हालांकि आपके मन में यही प्रश्न आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे पेड़ पौधे क्यों लगाए हैं, तो इसका उत्तर हम ही आपको देते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये तो बस सजावट के लिए है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि इस धरती पे पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो हम सांस कैसे लेंगे, और यदि सांस ही नहीं लेंगे तो हम जीवन यापन कैसे करेंगे। इसीलिए दिखाने के लिए हमने ये पेड़ पौधे यहाँ पे लगाए हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि फेफड़ों में कई बीमारियां होती हैं, जैसे COPD। इसको हम ठीक करने के लिए कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम तथा बाह्य प्राणायाम हमारे इस बीमारियों को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे कि पतंजलि संस्था में जो हमारे स्वामी जी है, उन्होंने कोरोनिल और भी बहुत सारी दवाइयाँ ये सब चीज़ों को ठीक करने के लिए किए हैं। धन्यवाद। ओम नमो नमः। आज हम सप्तमी कक्षा की बालिकाएं आज आपको मानव पाचन तंत्र के बारे में बताना चाहते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो हमारे मुख गुहिका से होके भोजन आता है। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन, इन सब चीजों से हम करके अपना भोजन निकालते हैं। अब हम जानेंगे भोजन नली के बारे में। जो हमारी भोजन नली होती है उससे हम भोजन ग्रहण करते हैं, और जो हमारी भोजन नली होती है उसकी भित्तियों पर रोई लगे रहते हैं, जिसके कारण हम भोजन करते हैं तो हमारे भोजन को मुलायम बना देते हैं, और उससे हम हमारी पाचन करने में मदद करता है। और जैसे हमें बड़े लोग हम मना करते हैं फास्ट फूड खाने के लिए, वो इसलिए मना करते हैं क्योंकि जो मैदा होता है, फास्ट फूड में मैदा होता है, यदि हम अधिक मैदा खा लेते हैं तो उसके कारण जो हमारे रोई होते हैं भित्तियों पर वो चिपक जाता है और वहीं पर ही सड़ता रहता है। उसके कारण हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, और इसको हटाने का कारण यह है, जैसे हम वेजिटेबल्स खा सकते हैं और फ्रूट्स, सैलेड और गाजर इत्यादि। अब हम जानेंगे यकृत के बारे में। जैसे आप सब लोगों को पता है कि यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये गहरे लाल कलर की होती है तथा इसमें पित्तरस पाया जाता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, तथा ये पित्तरस महत्वपूर्ण तरीके से वसा को घटाने में मदद करता है। और इस पित्तरस को स्टोर करने के लिए पित्ताशय होता है, ये हमारा पित्ताशय है। अब हम आगे जानेंगे स्टमक के बारे में, यानी आमाशय। अब हम जानेंगे अपने अमाशय के बारे में। जब हम ग्रासिका से भोजन अपना अंदर ग्रहण करते हैं तो वो अमाशय में जाता है, एवं अमाशय में हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है और वहाँ पे श्लेष्मल भी मिलता है। श्लेष्मल हमारा एक जेली टाइप का कुछ होता है हमारे पेट में, जो हमारे आंतरिक भित्ति को सुरक्षित रखता है। और जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो जो हम जब भोजन लेते हैं तो हमारे भोजन जब अमाशय में जाता है उसमें कुछ जीवाणु पाया जाता है जिनको हाइड्रोक्लोरिक नष्ट कर देता है उनको, और फिर हमारा जो अमाशय है वो ग्रासिका से खाद्य प्राप्त करता है एवं नीचे जाके शुद्रांत से खुलता है। फिर हम वहाँ पे जानेंगे अग्नाशय के बारे में। आइए अब हम अग्नाशय के बारे में बताते हैं। अभी अमाशय से सीधा अग्नाशय में भोजन आता है। अमाशय वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट को अपनी तरफ ले लेता है तथा बाकी बचे भोजन को शुद्रांत में भेज देता है। फिर कार्बोहाइड्रेट शरद शर्करा जैसे ग्लूकोज को अपनी तरफ परिवर्तित कर लेता है तथा वसा अम्ल जैसे ग्लूकोज को अपनी तरफ परिवर्तित कर लेता है तथा कार्बोहाइड्रेट एमिनो एसिड को अपनी तरफ खींच के परिवर्तित कर लेता है। आइए अब हम शुद्रांत के बारे में बताते हैं। तो शुद्रांत लगभग 7.5 मीटर बड़ा होता है। ये
ये अपने अच्छे पोषक, प्रोटीन, अच्छे भरपूर पोषक को अपने पास रखता है, और जो वेस्ट होती है, जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक होती है, उन सबको बृहदान्त्र से ये गुदा के द्वारा होके निषेध कर देता है। ये है हमारा मानव पाचन तंत्र। धन्यवाद। सुस्वागतम। ये जल चक्र, जिसे इंग्लिश में वाटर साइकिल भी कहते हैं, और इसका इंग्लिश में नाम एक और है, हाइड्रोलॉजिक साइकिल। महासागरों जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। और हाँ, जल चक्र के 4 चरण भी होते हैं। पहला वाष्पीकरण, दूसरा संघनन, तीसरा अवक्षेपण और चौथा है हमारा संग्रहण। आइए मैं इसके बारे में बताती हूँ। समुद्र से जल वाष्प बनकर सूर्य की ओर जा रहा है, जिसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। सूर्य से बादलों का निर्माण हो रहा है, जिसे हम संघनन कहते हैं। आइए इसके आगे मानवी जी बताती है। और बादलों में एकत्र पानी बादल धरती पर गिरा देते हैं, जिससे वर्षा होती है, और जिसे हम अवक्षेपण कहते हैं। और जब बादल अपने अंदर एकत्र पानी को धरती पर गिरा देते हैं, वह नदियों, झीलों, तालाबों, समुद्रों को फिर से परिपूरित कर देता है, जिसे हम संग्रह कहते हैं। इस प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। और जब जलकणिकाएं अधिक भारी हो जाती हैं, तब वह पृथ्वी पर गिरती हैं, और उसे हम वर्षा भी कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में वाष्पन तेजी से होता है, और हाँ, जल वाष्प अपने साथ लवणों का वहन नहीं करता है। पर्याप्त ऊंचाई पर वायु अधिक ठंडी हो जाने के कारण जल वाष्प संघनित होकर छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है, जिसे हम जलकणिकाएं कहते हैं। तो चलिए एक उदाहरण हो जाए। देखिए, जैसे ये कपड़े सूख रहे हैं, ये गीले कपड़े हैं, इसे सूरज इनके जो गीले हैं वो सब सोख ले रहा है, जिससे कपड़े सूख जाते हैं। धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है अंगिरा सदन में। तो आज हमारे पास अध्याय है पृथ्वी के अंदर झाँकते हुए। निधिं बिभ्रति बहुधा गुहा वसु मणिं हिरण्यं पृथ्वी ददातु मे वसूनिनो वसुधारा समाना देवी ददातु सुमनस्य माना। आइए जानते हैं इसका भावार्थ। अपने अंदर गूढ़ स्थानों में मणियों, रत्नों, स्वर्णों के भंडार को संचित करने वाली दिव्य गुणों से युक्त यह देवी पृथ्वी सद्भाव पूर्वक एवं प्रसन्नता के साथ हमें यह सब उपलब्ध कराते रहें। तो आइए अब जानते हैं भूकंप कैसे आता है। हमारी धरती के अंदर लगभग 100 किलोमीटर तक फैली हुई टेक्टोनिक प्लेटें जब आपस में टकराती है या फिर फिसलती है, तो उसके आसपास के क्षेत्रों में कंपन पैदा होता है। उसी को हम भूकंप कहते हैं। तो आइए इसके भी कुछ कारण जानते हैं। इसके 2 कारण होते हैं, प्राकृतिक कारण और मानव निर्मित कारण। प्राकृतिक कारण जैसे ज्वालामुखी विस्फोट। जब पृथ्वी के अंदर से लावा बहुत तेजी से बाहर निकलता है, तो आसपास के क्षेत्रों में कंपन पैदा होती है, जिससे भूकंप की स्थिति बन जाती है। मानव निर्मित कारण जैसे खनन। यदि बहुत ज़्यादा खदानें खोदी जाती हैं, बहुत सारा सोना आदि चीज़ें निकाली जाती हैं, तो उससे आसपास के क्षेत्रों में कंपन होती है, जिससे भूकंप की स्थितियां बन सकती हैं। आइए अब इसके नुकसानों के बारे में जानते हैं। इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे मानवों का जीवन खराब हो जाता है, मानवों की मृत्यु हो जाती है, गरीबी आ जाती है, और किसी के घर टूट जाते हैं, किसी के पास कुछ खाने का नहीं रहता, ऐसी आर्थिक समस्याएं। और ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण पर्यावरण पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आइए अब इसके कुछ बचाव के कारण जानते हैं। इससे बचने के लिए हमें भूकंप के समय कभी भी लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें सीढ़ियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कभी भी बिजली जाने की समस्या हो सकती है। भूकंप आने के वक्त हमें कोई खुले मैदान में चले जाना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग हमारे ऊपर कभी भी गिर सकती है। और यदि हम किसी कमरे में फंस जाते हैं, तो हमें किसी मजबूत टेबल के नीचे छिप जाना चाहिए और अपने सर पर तकिया लगाकर ही छिपना चाहिए, ताकि हमारे शरीर व सिर का अच्छे से बचाव हो सके।
और अगर आप किसी गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं और अचानक से भूकंप आ जाए तो आपको उस गाड़ी को उसी अवस्था में छोड़कर किसी खुले मैदान की तरफ भाग जाना चाहिए। यदि हमारे आसपास कोई खंबा है तो हमें उससे दूर भागना चाहिए, यदि वो हम पर गिर सकता है और हमारी मृत्यु होने की भी संभावना हो सकती है और करंट भी लग सकता है। यदि बिल्डिंगों में दरारें आ जाएं तो उन्हें जल्द से जल्द ठीक करवा लेना चाहिए, नहीं तो घर टूटने की संभावना रहती है। और हमें किसी कांच के नीचे नहीं छिपना चाहिए। तो आइए अब कुछ हम ज्वालामुखी के भी बारे में जान लेते हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर एक ऐसा छेद या दरार है जिसमें से पृथ्वी के अंदर की गर्मी यानी लावा बाहर निकलता है। इसे पृथ्वी का सेफ्टी वॉल भी बोलते हैं। आइए अब इसका प्रयोग करके पानी निकाल दिया। पानी डालते रहिए, थोड़ा 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 बस। हाँ, बढ़िया निकला। बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा कौन सा सदन? अंगिरा सदन। कक्षा 6A। ओम, आज का हमारा टॉपिक है कि ट्रेजर फ्रॉम ट्रैश। इस फैक्ट्री का नाम पीटीएन फैक्ट्री है जो भी पानीपत में है। इस फैक्ट्री में बॉटल्स का यूज़ करके उनका धागा बनाया जाता है, धागे से कपड़े बनाए जाते हैं। प्लास्टिक काफ़ी समय तक डीप कंपोस्ट नहीं हो पाता जो ज़मीन को बंजर कर देता है। इसलिए जो प्लास्टिक का यूज़ करके हम कपड़े बनाते हैं उससे ज़मीन बंजर होने से बचती है। इसमें गार्बेज इकट्ठा करने से प्रधानमंत्री तक सभी शामिल है। इसके जो कपड़े हैं वो सभी पहनते हैं, मतलब इनमें से सभी पहनते हैं A to Z। जो अभी शॉप से मिल रहे हैं आपको जैकेट्स, ट्रैक सूट, बैग्स सभी इसी चीज़ से बने हैं। इसमें 25% प्लास्टिक और 75% कॉटन का यूज़ करके बनाया जाता है। इसमें ओम आचार्य जी, यथा वयम जानीमः कृषिकाः कर्मवीरा भवन्ति। जैसा कि हम जानते हैं जो किसान होते हैं बड़े मेहनती होते हैं तथा अपने कार्य को लेकर बड़े पुरुषार्थी होते हैं। इनके बारे में हम बहुत से श्लोक अपने वेदों तथा शास्त्रों में भी सुनते हैं, जैसे सूर्यस्तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठौ। इनकी इसी मेहनत को एक कदम आगे बढ़ाने के लिए तथा आसान करने के लिए हम एक नई तकनीक लाए हैं जिसका नाम है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। साथ ही आज हम एक और नया टॉपिक जानेंगे जिसका नाम है ग्रीन हाउस प्रभाव। तो आइए पहले जानते हैं हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग ऐसी टेक्निक है जिससे हम बिना मिट्टी के पौधे उगा सकते हैं। इसे हम बहते पानी में उगाते हैं और ये किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, मतलब बहुत आसान होता है। ऐसे अन्य प्रकार के पौधे होते हैं जैसे मनी प्लांट, गाजर, मूली आदि। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा होता है जो घर और ऑफिस के वातावरण को शुद्ध करने के लिए होता है। यह मोबाइल और कंप्यूटर से निकलने वाली हानिकारक किरणों को सोखता है। इसीलिए मनी प्लांट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए अब हम जानते हैं हरित गृह प्रभाव के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारा ग्रीन हाउस। ये कांच का घर होता है जिसमें हम पौधे उगाते हैं। इसमें सूरज की किरणें इसके अंदर जाती हैं और अंदर की वायु को गर्म करती है, जिससे इसके अंदर के पौधे वृद्धि करने में आसानी होती है जिसमें। और इसके दुष्प्रभाव ये है कि इससे गर्म गैसें निकलती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मेथिल, और ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है।
जो हमारे वातावरण को बहुत ज़्यादा अशुद्ध कर देती हैं।